Hello everyone. So in today's video we are going to discuss about the chemical equations. Chemical equations होते क्या हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, और हम अपने केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज़ केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? तो ये एक मेथड होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का with the help of symbols and formula of the substance. यानी जो भी सब्सटेंस मेरे उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं उनके सिम्बल्स फॉर्मूले की हेल्प से मैं जो रिएक्शन रिप्रेजेंट करती हूँ जिस मेथड से, उसे ही हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं. अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, वर्ड इक्वेशन. ये जो मैंने अभी लिखा ये क्या है, वर्ड इक्वेशन. अब इन्हीं जो सब्सटेंस है अगर इनके मैं फॉर्मूले लिखूं, केमिकल सिंबल लिखूं, इनके सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करती हूँ, जैसे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, और मेरा फॉर्म क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट. तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, ZnSO4, एंड साथ ही साथ क्या प्रेजेंट मेरा रिलीज़ हो रहा है, हाइड्रोजन गैस. तो ये जो फॉर्म है जिसमें मैं सिंबल यूज़ कर रही हूँ, फॉर्मूले यूज़ कर रही हूँ सब्सटेंस का, यही हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है. ठीक है, अब जो भी चीज़, जो भी सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं. तो इस इक्वेशन में मेरा रिएक्टेंट क्या होगा, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड. और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो वो सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस जो आफ्टर रिएक्शन प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट, जो क्या है हमारे जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन. तो ये दोनों मेरे प्रोडक्ट कहलाएंगे और जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट कहलाएंगे. ये टर्म्स हम अपने प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं. जो केमिकल इक्वेशन होता है वो एक शॉर्ट हैंड मेथड है किसका, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब आता है आपका बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. आपके बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल इक्वेशंस होते हैं. इसमें से हमने कोई भी दो एग्जाम्पल लिया है जिसके बेसिस पे हम ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, अब फर्स्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में वो इक्वल होते हैं, कि जितने मेरे एटम्स रिएक्टेंट में हैं उतने ही एटम्स मेरे प्रोडक्ट में हैं एलिमेंट्स के. ठीक है, अब जैसे अगर मैं इस रिएक्शन में देखती हूँ तो यहाँ पे जिंक कितना है, जिंक 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन के 4 एटम. अगर मैं प्रोडक्ट में देखती हूँ तो जिंक यहाँ पे भी 1 है, सल्फर यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है और हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है. तो दोनों साइड, रिएक्टेंट के साइड भी और प्रोडक्ट के साइड भी, जो एटम्स हैं आपके डिफरेंट एलिमेंट्स के वो सेम है, इक्वल है. सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, क्योंकि दोनों साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बोथ साइड हैव सेम एंड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. ओके, अब हमारा सेकंड है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अनबैलेंस्ड नाम से ही पता लग रहा है कि चीज़ें बैलेंस्ड नहीं है, इक्वल नहीं है. तो इसमें क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दैट इक्वेशन विच हैव अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स. किसी में ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे. ठीक है, अगर प्रोडक्ट में अगर ज़्यादा है तो रिएक्टेंट में भी कम हो, अगर रिएक्टेंट में ज़्यादा है तो प्रोडक्ट में कम होंगे, इक्वल नहीं होंगे बोथ द साइड. जैसे अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे 2, ऑक्सीजन के भी 2 एटम हैं, और यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट में देखती हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 ही है. तो ये जो रिएक्शन है मेरा, ये बैलेंस्ड है नहीं है. ठीक है, तो ये मेरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो रिएक्टेंट में अलग है और प्रोडक्ट में अलग है. लेकिन बैलेंस के केस में क्या था, बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बोथ हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. ओके, नाउ अब हम अपने इक्वेशंस को मोर इन्फॉर्मेटिव
कैसे बना सकते हैं कि मुझे मेरा इक्वेशन देख के ही पता लग जाए कि अच्छा इसमें क्या हीट इवॉल्व हुई है, क्या फिजिकल स्टेट है और किस कंडीशन में ये रिएक्शन किया गया है। सो फर्स्ट क्या है आपका, 3 वेज होते हैं जिससे हम अपने इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि जो मेरा रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अगर मैं उनके स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा अगर मैं फिजिकल स्टेट उनकी शो कर रही हूँ, है ना। सेकेंड है आपका बाय इंडिकेटिंग द चेंज, हीट चेंज, ठीक है, कि अगर रिएक्शन हो रही है तो उसमें हीट चेंज कैसा हुआ है। थर्ड वन इज योर बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस, यानी किस कंडीशन में ये रिएक्शन हुए हैं। अब इन्हीं के बारे में, इन्हीं वेज के बारे में हम डिटेल में 1 by 1 पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब हमें पता है कोई भी चीज़ वो 3 ही स्टेट में हो सकती है, या तो सॉलिड या लिक्विड या फिर गैस। एंड एक और आपका होता है स्टेट जो हम केमिकल इक्वेशन में यूज़ करते हैं, वो होता है एक्वस। जब हम वाटर में डिज़ोल्व करके अगर किसी चीज़ को फॉर्म कर रहे हैं तो वो एक्वस कहलाता है। ठीक है, ये आपके 4 स्टेट हैं जो आपके फिजिकल स्टेट्स के लिए यूज़ होते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टेट को। ठीक है, अगर मेरा कोई भी सॉल्यूशन वाटर में मेड हुआ है तो मैं उसको एक्वस से रिप्रेजेंट करूँगी। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लेती हूँ जो हमने पहले भी लिया था, Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2 गैस। ठीक है, अब जो जिंक है वो कौन से स्टेट में है, वो हमारा सॉलिड स्टेट में है। जो जिंक है वो कौन से स्टेट में है, सॉलिड। अब जो आपका H2SO4 है वो कौन से स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है। कौन से स्टेट में, एक्वस। जो हमारा ZnSO4 फॉर्म हुआ है वो भी कौन से स्टेट में है, एक्वस स्टेट में। और जो H2 फॉर्म हुआ है वो मेरा गैशियस फॉर्म में। ठीक है, तो ये सारे इनके अलग अलग स्टेट हैं जिसमें ये आपके अलग अलग जो सब्सटेंस है प्रेजेंट है। ओके, ऐसे ही बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ तो वो है आपका कार्बन। कार्बन आपका सॉलिड स्टेट में होता है, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबको पता है कि ये गैस है तो इसलिए हम G लगाएंगे। ठीक है, एंड देन क्या फॉर्म होता है इनके रिएक्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस ही होता है। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट आपके फिजिकल स्टेट होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, जो हमें शो करने चाहिए, इंडिकेट करने चाहिए, ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिले अबाउट द सब्सटेंस विच आर अंडरगोइंग द केमिकल रिएक्शन। नाउ द सेकेंड वन इज टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन द रिएक्शन। हीट चेंजेस यानी कि ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर मेरा केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हीट या तो निकलेगी या तो हीट गेन होगी। जब हीट रिलीज होती है, इवॉल्व होती है, तो हम क्या करते हैं, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उस रिएक्शन को, एक्सोथर्मिक। तब हम क्या करते हैं, हम या तो प्लस हीट लिखते हैं या प्लस हीट एनर्जी लिखते हैं या सिंपल प्लस एनर्जी लिखते हैं। किस साइड, ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था कार्बन का। कार्बन सॉलिड स्टेट में है, जब वो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस है। साथ ही साथ उसमें क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। तो ऐसे हम हीट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब मेरी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है तो मैं प्रोडक्ट के साइड प्लस हीट या प्लस एनर्जी शो करती हूँ, कि इसका मतलब है ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट इज इवॉल्व्ड। सेकेंड वन इज योर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक यानी कि हीट गेन हो रहा है। अगर मेरा रिएक्शन
जब हो रहा है उसको हीट चाहिए आगे प्रोसीड करने के लिए, तो वो क्या होता है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, आपके जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो सारे आपके एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, उनमें हीट चाहिए होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम प्लस हीट एनर्जी लिखते हैं, लेकिन रिएक्टेंट के साइड लिखते हैं। हम एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट के साइड हीट रिप्रेजेंट कर रहे थे क्योंकि हीट रिलीज हो रही थी। अब मुझे हीट चाहिए, हीट गेन हो रही है, तो ये मैं रिएक्टेंट के साइड लिखूंगी। इसका एग्जांपल देखते हैं, आपका जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये क्या है, ये भी एक सॉलिड है। अब इसमें क्या चाहिए, इसमें हीट चाहिए। अब अगर इसको मुझे ब्रेक डाउन करना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, हीट। और ये किस में ब्रेक होगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक सॉलिड है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हीट हमारे रिएक्टेंट के साइड है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट चाहिए इस रिएक्शन को। ठीक है, तभी ये ब्रेक डाउन हो पाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अदरवाइज ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। ठीक है, तो ये दो था आपका एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है, तो हम प्रोडक्ट के साइड हीट एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं। एक है आपका एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, इसमें हम रिएक्टेंट के साइड हीट रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देन आपका आता है आपका टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, यानी कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि आपके रिएक्शन जिसके अंडर हो रही है। फर्स्ट है, इफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस देन हीट साइन डेल्टा। जब अगर हीट के प्रेजेंस में हो रही है या हीट चाहिए मुझे उस रिएक्शन के लिए, तो हम क्या साइन लगाते हैं, तो हम डेल्टा का साइन जो कि हीट को रिप्रेजेंट करता है, और वो हम एरो के ऊपर लगाते हैं। इफ द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो कैटलिस्ट हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ही फास्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जो कैटलिस्ट है या तो आप उसको क्या करोगे, अबव द एरो रिप्रेजेंट करोगे या तो बिलो द एरो, जो भी उसका फॉर्मूला या सिंबल होगा उसको हम एरो के ऊपर या एरो के नीचे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ पोटेशियम क्लोरेट का, कि अगर मुझे पोटेशियम क्लोरेट का हीट करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इन दी मैग्नीज और डाइऑक्साइड चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, जो कि एक कैटलिस्ट होता है और साथ ही साथ हीट भी होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, डीकम्पोज होगा इन पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस विल रिलीज। तो अगर मैं पोटेशियम क्लोरेट जो कि आपका क्या होता है KClO3, ठीक है, क्या होता है आपका KClO3 जो कि एक सॉलिड है। ठीक है, अब इसका अगर मैं डिकम्पोजिशन कराती हूँ तो डेल्टा साइन कुछ ऐसा होता है, यानी कि हीट के प्रेजेंस में हो रहा है। और यहाँ पे हम कौन सा कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका ब्रेकडाउन किस में हो रहा है, आपका KCl, अभी मैंने बताया था, साथ ही साथ कौन सी गैस निकल रही है, ऑक्सीजन गैस निकल रही है। ठीक है, अब अगर मैं देखती हूँ दोनों साइड, तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, यहाँ पे तो एक ही पोटेशियम है, ठीक है, यहाँ पे भी एक ही पोटेशियम है, यहाँ पे भी एक क्लोरीन है, यहाँ पे भी एक क्लोरीन है, लेकिन जो मेरा ऑक्सीजन है यहाँ तो 3 है लेकिन यहाँ 2 है। तो अब क्या हुआ, ये अनबैलेंस्ड हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ पे 3 टोटल कितने हो गए, 3 2 जा 6 हो गए। अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन को अगर मुझे करना है 6 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पोटेशियम और क्लोरीन भी तो 2 हो गए, तो इसलिए मुझे इस KCl के आगे भी 2 मेंशन करना पड़ेगा। नाउ 2 KClO3 गिव्स 2 KCl plus 3 O2, दिस इज़ योर बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, ये आपका क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन, जिसमें हमने हीट को रिप्रेजेंट किया है विद द साइन ऑफ डेल्टा एंड कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे हमने MnO2 कैटलिस्ट यूज़ किया है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, और हमें क्या मिल रहा है, पोटेशियम क्लोराइड मिल रहा है, साथ ही ऑक्सीजन गैस मिल रहा है। तो ये आपके 3 वेज हैं जिसमें आप क्या करते हैं, आप अपने रिएक्शन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव
बनाते हैं बाय शोइंग देयर फिजिकल स्टेट, और किस कंडीशन में हो रहा है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज़ हो रही है, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हुआ है। आप जब ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका जो केमिकल इक्वेशन है वो बहुत ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव और इन्फॉर्मेटिव होता है, जिससे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में रिएक्शन में हो क्या रहा है। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।